अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम असद। स्टूडेंट्स, तो आज हम फर्दर बात करने जा रहे हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। लास्ट टाइम जो है हम आयनिक बॉन्ड के मतलब पढ़ चुके हैं, किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो आज जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी फर्दर जो केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स हैं। तो उसके अंदर कल हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं, आयनिक बॉन्ड। फिर हमने कहा था कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। और लास्ट में मैंने कहा था मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है जी, ये टाइप्स हैं जी केमिकल बॉन्ड की, जिसमें से हम आयनिक बॉन्ड को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे रिमेनिंग है कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड, ये हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट, बॉन्ड को हमने देखा था। बेसिकली बॉन्ड क्या है जी? बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। हमने कहा था ये एटम्स के दरमियान भी हो सकती हैं और आयंस के दरमियान भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है स्टूडेंट ये एटम्स के दरमियान बन रहा है। यहाँ पे आयंस फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनता है। मतलब कि अगर दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ से आ रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम की तरफ से आएगा। तो इस तरह से जब शेयरिंग होगी दो एटम्स के दरमियान, तो वहां पे जो केमिकल बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। और कल हमने जो लास्ट टाइम देखा है पिछले लेक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा था? एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, गेन कर रहा था। वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो रही है। सपोज करें हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर है 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन जो है 1s1। अगर इसका एटम ड्रॉ करेंगे तो ये इसका न्यूक्लियस इस तरह से, एक ही शेल है और एक ही शेल के अंदर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन। और हमने कल पढ़ा था डुप्लेट रूल के अंदर, अगर कोई एटम है उसके पास एक शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे करने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे तब भी काम नहीं बन रहा, क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा नहीं हो रहा। एटम हमेशा वो काम करेगा जिससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। हाइड्रोजन ने अगर स्टेबल होना है तो इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा करना पड़ेगी? इसको जो है वो हीलियम के जैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी, दैट इज 1s2। और इसका जो एटम बनता है वो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका डुप्लेट पूरा आता है। अगर डुप्लेट पूरा है इट मीन्स ये स्टेबल है। हाइड्रोजन ने भी क्या करना? अपने आप को इसके जैसा करना। तो फिर ये हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन जो है एक और हाइड्रोजन एटम के साथ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, एक और हाइड्रोजन एटम है,
ये क्या करते हैं जी, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग कर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं जी, शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक हाइड्रोजन और है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, एक एक की शेयरिंग कर लेते हैं। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनता है, वो अब दोनों के लिए काम कर रहा होता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के लिए भी है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के लिए भी है। तो अब देखें, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इसके भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इट मीन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसके जैसी होगी, हीलियम के जैसी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसके जैसी होगी, हीलियम के जैसी। तो दोनों के दोनों एटम्स जो है आपको क्या हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन स्टेबिलिटी कैसे आई है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं जी, ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोला जाता है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं जी हम लोग, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। और ये जो कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड पाए जाते हैं, ये ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जो एटम्स हैं, ये ज्यादातर कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड बनाते हैं। अब ये वाले क्यों कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो है वेरी लो EN वैल्यू डिफरेंस, ठीक है जी। इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत कम होता है। कम EN वैल्यू का डिफरेंस होने की वजह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। कल जब हमने आयनिक बॉन्ड की बात की थी, तो वहां भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। एक तरफ क्या थी जी, मेटल थी, मेटल, और दूसरी तरफ क्या थी, नॉन मेटल थी। तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, वहां पे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रही थी। क्योंकि मेटल्स जो है इनका करैक्टर होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इनके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, और इनके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयंस बनते हैं और आयनिक बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे EN वैल्यू का डिफरेंस जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय क्या करते हैं जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है जी। तो फर्दर हम जो है इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, इसी की बेस पे हम फर्दर 3 टाइप्स को इसकी डिस्कस करेंगे। फिर हम EN वैल्यू की बेस पे भी इसकी डिफरेंट टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम नेचर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हम इनके डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर जो है कोवेलेंट बॉन्ड की वो 3 टाइप्स हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे 3 टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी है? नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है जी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये किस बेस पे हम कह रहे हैं? ये हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बेस पे कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल एक थोड़ी देर पहले लिखी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको अगर हम देखें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिखी थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक और हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ पे जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिए भी वर्क कर रहा होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिए भी वर्क कर रहा होता है। इसका भी डुप्लेट पूरा है, इसका भी डुप्लेट पूरा है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? H के साथ बॉन्ड बना रहा है जी, और हमारे पास मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा, दैट विल बी H2। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम दे रहा है, एक एक एटम इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग हो रही है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। दोनों में से हर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हो जाती है तो इसको क्या बोल रहे हैं जी? हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है? स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पे कहा सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा दे रहा है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स are provided by each bonded atom। ठीक है जी। दो एटम है, क्या कर रहे हैं जी? बॉन्डिंग कर रहे हैं। बॉन्डिंग करने से किस तरह की बॉन्डिंग कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन एक एटम प्रोवाइड कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम प्रोवाइड कर रहा है। अभी एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 8 एटॉमिक नंबर है जी। 8 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी 1s 2 2s 2 एंड 2p4। अब अगर इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 6 इलेक्ट्रॉन। देखें यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखने लगा हूँ। यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिकली जो डॉट्स हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वो वाले हैं जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर है। दो तो इधर में है ना, ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शो करता हूँ यहाँ। तो दूसरी एक ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं जी? 6 ही होंगे आउटर मोस्ट के अंदर। स्टूडेंट ये जो मैंने अभी डॉट और क्रॉस लगाए हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन आउटर मोस्ट शेल। इसको डॉट क्रॉस फार्मूला बोला जाता है या लीवस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि उसने ये एक मॉडल पेश किया था कि अगर कोई दो एटम है वो बॉन्ड बना रहे हैं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम जो डॉट से शो करते हैं और दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड दी एटम। तो इसलिए एक के डॉट और एक के क्रॉस, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन किसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है। तो यहाँ पे क्या होता है जी? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अगर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेगा इनटू दी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम स्टेबल है, अदरवाइज एटम स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये 2 की शेयरिंग कर रही है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी तो ऑक्सीजन के पास देखें, इस वाली ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन मैं लिख देता हूँ,
इसके पास भी। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके लिए भी काम करेगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिए भी काम करेगा। स्टूडेंट्स देखें, अब इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं जी? 2 ये हैं, 2 ये हैं और 4 ये हैं। 2 4 और 4 8, यहाँ पे भी 2 4 और 4 8। अब इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट रूल तो यही कहता है अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। इट मींस ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो गई है जी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन के जैसी होगी, नियॉन। ठीक है जी, ये भी नियॉन के जैसा हो गया और ये भी नियॉन के जैसा हो गया। ये भी नोबल गैस के जैसा और ये भी नोबल गैस के जैसा। अब यहाँ पे क्या होगी जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे जी? डबल लाइन के साथ जो है शो कर देंगे। जबकि सिंगल बॉन्ड को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया जी? सिंगल लाइन के साथ। और यहाँ पे डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए हम डबल लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑक्सीजन की जो है वो एग्जांपल आ गई। O2 मॉलिक्यूल बेसिकली जो है आपके पास O2, इसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अब स्टूडेंट्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा फिर? अब वही सेम चीज, आपने सिर्फ यहाँ पे 2 की बजाय जो है वो 3 कर देना है, तो आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगर यहाँ पे 2 की बजाय आप 1 कर देंगे तो वो आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या कहना है जी? व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, 2 एटम्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, बॉन्डिंग के दौरान वो क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा जी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अभी। नाइट्रोजन की अगर स्टूडेंट्स बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 एंड 2p3। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखें स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? आउटर मोस्ट में 5 है। 1s है, ये तो जो है सबसे पहले शेल का है, ये पहले शेल से बिलोंग कर रहा है। इट मींस ये आउटर मोस्ट में नहीं जाएंगे, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा इसने बिल्कुल भी नहीं लेना। बॉन्डिंग के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में है, तो इनके हिसाब से हम बॉन्डिंग को डील करेंगे। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी आउटर मोस्ट शेल के अंदर। एटम बनाते हैं इसका, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है जी आउटर के अंदर। मतलब ये नाइट्रोजन है, इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है जी, 5 इलेक्ट्रॉन है जी आउटर के अंदर। अब एक और नाइट्रोजन है, उसके पास भी तो सारी सी बात है, ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर के अंदर। अब नाइट्रोजन के पास आउटर में कितने हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? 8 होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। अब 8 कैसे करेंगे? फिर उनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर लें? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब इसका भी हिस्सा बन गए और इसका भी हिस्सा बन गए। अब 2 ये हैं, 3 ये और 3 ये, 6 यहाँ पे हैं और 2 ये, 8, 6 यहाँ पे और 2 ये, 8। अब इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इट मीन्स जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो स्टेबिलिटी आएगी। तो जो आपके पास N2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है जी, यहाँ पे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है जी?
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शेयरिंग हो रही है। 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये थी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर। एक चीज और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वो फर्दर आगे जाके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर बन गए हैं? 3 बॉन्ड पेयर बने। लेकिन उसके साथ साथ एक पेयर ये भी पड़ा है और एक पेयर ये भी पड़ा हुआ है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहा है उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर नहीं हिस्सा ले रहा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डजंट टेक पार्ट इनटू अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, टेक पार्ट नहीं करता, तो ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे जी? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कितने बॉन्ड पेयर हैं जी? 3 बॉन्ड पेयर है। और कितने लॉन पेयर है? एक लॉन पेयर इसके पास है, एक लॉन, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये टाइप सी किस बेस पे? ये बॉन्ड पेयर्स की बेस पे। अब जो है हम पोलैरिटी की बेस पे जो है वो बात करते हैं फर्दर इसकी टाइप्स की, कोवेलेंट बॉन्ड्स की। अब इसकी किस बेस पे हम बात करेंगे जी? ईएन वैल्यू के डिफरेंस पे बात करेंगे। वहां पे इसको जो है वो 2 फर्दर जो है वो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड वन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है? यहाँ पे एक अभी एग्जांपल लिखा हूं मैं। सपोज करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है उसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट, यहाँ पे मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, बल्कि इसको इसके पास ही लिख देते हैं, इसके वाला इसके पास लिख देते हैं और इसके वाला जो है वो इसके पास लिख देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 17। ठीक है जी, अगर 17 को देखें, 2 इलेक्ट्रॉन पहले के अंदर, 8 दूसरे के अंदर और 7 जो है वो सबसे बाहर वाले। मतलब K के अंदर 2 आ गए, L के अंदर 8 आ गए और M के अंदर 7 आ गए। आउटर मोस्ट में कितने हैं जी? 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्लोरीन को क्या रिक्वायर्ड है? क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, क्लोरीन को किसकी जरूरत है जी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी,
अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे शेयरिंग होगी। एक चीज़ और आप लोगों ने नोट करनी है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, इसकी EN वैल्यू जो है वो 2.2 होती है, और कुछ बुक्स के ऊपर जो है वो 2.1, तो दोनों में से 2.1 और 2.2। जो आपके पास क्लोरीन है, इसकी EN वैल्यू जो है वो 3.2 होती है। ये मैंने लिखी है EN वैल्यू, EN वैल्यू, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ इसकी EN वैल्यू कितनी है 2.2 और इसकी 3.2। इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। देखें यहाँ पे जब हाइड्रोजन जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा क्लोरीन के साथ, स्टूडेंट्स जब हमने पिछले कोवेलेंट बॉन्ड देखे हैं वहां पे क्या था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रह रहा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला गया है और क्लोरीन के करीब चला गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये जो EN वैल्यू डिफरेंस है। क्लोरीन की EN वैल्यू ज्यादा है, क्लोरीन की EN वैल्यू ज्यादा है, इट मींस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में नहीं बल्कि क्लोरीन के थोड़ा करीब चला जाएगा। जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेबिलिटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से इससे थोड़ा सा दूर चला जाए। तो यहाँ पे भी क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना बल्कि स्लाइटली पोलैरिटी आ गई, जिसके करीब अब इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं हुआ लेकिन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो उसके करीब हो गया, तो जिस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, और जिससे दूर गया उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हुई है, मतलब अगर पोल्स हम यहाँ पे हटा दें, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के भी पूरे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम जो है वो क्लोरीन के पास रह रहे हैं, ठीक है जी, ज्यादा करीब क्लोरीन के हैं। तो इसलिए जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड हम शो करते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है वो क्या शो कर रहे होते हैं, ये शो कर रहे होते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन से थोड़ा दूर है, हाइड्रोजन से थोड़ा क्लोरीन की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को आयनिक, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मतलब बताता जाऊं कि कब आपका बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, कब आपका बॉन्ड जो है वो पोलर होगा और कब आपका बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास EN वैल्यू इसका जो डिफरेंस है, EN वैल्यू का डिफरेंस अगर ग्रेटर है किससे, 1.7 से, मतलब एक एटम ये है, एक एटम ये है, 2 एटम जब बॉन्ड बना रहे हैं, EN वैल्यू का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाता है, तब जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर EN वैल्यू का डिफरेंस जो है वो लाई करता है 0.4 to 1.7, अगर EN वैल्यू का डिफरेंस इसके बिटवीन लाई करता है तब जो हमारा बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पोलर। होगा कोवेलेंट इन नेचर, लेकिन किस नेचर का होगा, पोलर नेचर का होगा। अगर लेस देन 0.4 देन किस नेचर का होगा, देन हमारे पास जो है वो नॉन पोलर नेचर का होगा, ठीक है जी। जब EN वैल्यू का डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाएगा तब जो है वो
कितना होगा जी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, देन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर EN वैल्यू का डिफरेंस जो है 0.4 टू 1.7 के बिटवीन रहता है देन जो है हमारा पोलर बनेगा। अगर इससे कम हो जाता है 0.4 से देन जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की आपको समझ आ गई, पोलर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा। अब हम मूव करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट नॉन पोलर। तो स्टूडेंट्स वही बात, इसको जरा देखें 0.4 से लेस। अब अगर हम 0.4 या इससे लेस हो गया तो वो तकरीबन आपका कौन सा बनेगा जी, नॉन पोलर ही बनेगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसका भी पेयर कंप्लीट है, इसका भी पेयर कंप्लीट है, इसकी भी EN वैल्यू 2.2 है, इसकी भी EN वैल्यू 2.2 है। अगर EN वैल्यू सेम है तो डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, लेस देन 0.4 है। इट मींस यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बनेगा। और वैसे भी दो सिमिलर एटम्स हैं, जितनी फोर्स से ये वाला हाइड्रोजन खींच रहा है उतनी फोर्स के साथ ये वाला हाइड्रोजन खींच रहा है। अगर दोनों सेम फोर्सेस के साथ अट्रैक्शन करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर ना इस वाले के पास आएगा ना दूसरे वाले के पास जाएगा, बल्कि बिल्कुल सेंटर में जो है इक्वली डिवाइड होकर रह जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नॉन पोलर नेचर का जो है बॉन्ड बनेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH4 मीथेन, ठीक है जी, मीथेन आम जिसको हम घरों में सुई गैस बोलते हैं, मीथेन CH4 उसका मेजर पोर्शन जो है 85% उसमें मीथेन होती है। तो बेसिकली मीथेन जो है ये घरों में जो गैस हम जला रहे हैं ये वो है। इसमें देखें स्टूडेंट्स, कार्बन की अगर हम बात करें, इसके इर्द गिर्द जो है वो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब जो हाइड्रोजन है इसकी EN वैल्यू कितनी है जी, 2.2 है, और कार्बन की जो है वो 2.5 होती है। कार्बन की 2.5, हर एक हाइड्रोजन की जो है वो सेम ही होगी, ज़ाहिर सी बात है। इसकी भी 2.2 है, इसकी जो है वो भी कितनी है जी, 2.2 है, इसकी भी कितनी है जी, 2.2 है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान EN वैल्यू का डिफरेंस कितना आता है जी, EN डिफरेंस, यहाँ पे EN डिफरेंस जो है वो 2.5 माइनस 2.2, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0.3। हमने कहा कि अगर लेस देन 0.4 है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बनेगा। यहाँ पे EN वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 0.3, इट मीन ये लेस देन 0.4 है। इफ EN वैल्यू डिफरेंस इज लेस देन 0.4 देन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। तो यहाँ पे मीथेन के अंदर जो है कौन सी नेचर का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, हियर विल बी द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे EN वैल्यू का डिफरेंस जो है वो लेस देन 0.4 है, और कितना है वो 0.3। तो यहाँ पे नॉन पोलर नेचर का जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, तो ये पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम फर्दर मूव करते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी एक कोवेलेंट नेचर का ही बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर of electrons is provided by one atom only। वहां पे क्या हो रहा था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना हिस्सा एक एटम डाल रहा था उतना हिस्सा दूसरा एटम डाल रहा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों में से कोई एक एटम प्रोवाइड करे। तो इस नेचर का जो बॉन्ड है उसको क्या बोला जाता है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखने लगा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमारे पास अमोनिया है NH3, अगर हम अमोनिया की बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स अमोनिया के पास जो है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है, मैंने कहा था कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन। 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास अभी भी पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें BF3 की, BF3 ये इसके पास जो है वो डॉट से शो कर देता हूँ यहाँ पे मैं, इसके पास फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से मैं शो कर देता हूँ, इसका भी डॉट क्रॉस डॉट डॉट 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी इस तरह से। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसको इस तरह से ज़रा रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए इसकी। उसके बाद जो है ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं जी, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए पूरे हो गए। इसी तरह से जो है इस हाइड्रोजन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो गए। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है इसके देखें ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जी स्टूडेंट्स, 2 ये वाले 2 ये वाले 2 ये वाले और 2 ये वाले, कितने टोटल हो गए जी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं, लेकिन इस नाइट्रोजन की अगर बात करें 2 4 6 और 2 8 है। यहाँ पे 3 इसके पास जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और एक जो है इसके पास कौन सा पेयर है जी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि लॉन पेयर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कि बॉन्ड के अंदर हिस्सा अभी नहीं ले रहा होता फिलहाल, तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं जी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बोरॉन की बात करें स्टूडेंट्स, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 होता है। 5 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल के अंदर। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जी, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। आउटर मोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर वाले शेल में बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसने इसके साथ शेयर किया तो इसके 8 हो गए, इस वाले फ्लोरीन के भी 8 हो गए, इस वाले फ्लोरीन के पास भी जो है वो कितने हो गए जी 8 हो गए। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोमीन की, बोरॉन की, सॉरी ब्रोमीन नहीं बोरॉन की, तो इसके पास जो है वो 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है अगर 8 होंगे तो स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे बोरॉन के पास जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अभी भी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये बोरॉन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगी, बल्कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर कर लेगी।
कैसे? ये नेक्स्ट जो है आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें देखें, जो नाइट्रोजन है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हाइड्रोजन लगी हुई है इसके पास, और यहाँ पे बोरॉन है जी, और इसके साथ तीन साइड पे फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब नाइट्रोजन के पास ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेगी, ये इस तरह से इसके साथ शेयर कर लेगी। ठीक है जी। तो ये जो है एरो आपने इस तरह से लगाना है कि जो टेल है एरो की वो डोनर की तरफ और जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ। एक चीज और, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है उसको डोनर बोलते हैं। ठीक है जी, डोनर एंड एक्सेप्टर। और इस तरह से ये एक जो सिंगल प्रोडक्ट बनती है इसको अडक्ट बोला जाता है, अडक्ट। ठीक है जी। जब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, एक एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे जो सिंगल कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में, उसको क्या बोल रहे हैं जी हम लोग, अडक्ट बोल रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट जो बनती है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, अमोनिया और साथ में जो है वो H पॉजिटिव। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताता। हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज। स्टूडेंट देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन भी उसने दे दिया हुआ जब एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन दे चुकी है, इट मीन्स अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही शेल है उसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स हाइड्रोजन जो है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या करती है जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शफल कर देती है। ठीक है जी। यहाँ पे भी तीनों साइडों पे इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अमोनिया ही है यहाँ पे भी हमारे पास। और एक चीज और, यहाँ पे जो चार्ज है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि जो है वो इसके स्फीयर के ऊपर चला जाएगा। ये चार्ज जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं है बल्कि पूरे इस अमोनियम आयन के ऊपर है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स जो है हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको लीविस एसिड और लीविस बेस के मतलब बताता जाऊँ, क्योंकि इसके मतलब बात की जाती है आपके इसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। लीविस एसिड और लीविस बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? वैसे तो हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका टेस्ट जो है वो सोर होता है, एनी सब्सटेंस विच हैज सोर टेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे जी? उसको हम एसिड बोलेंगे। ये फिजिकल कैरेक्टर के अंदर आता है। लेकिन इसकी केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, थ्योरीज अपनी अपनी दी, अपनी अपनी थ्योरीज जो है उन्होंने पेश की। उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिसमें आर्हेनियस कंसेप्ट आ जाता है, ब्रॉन्स्टल लोरी कंसेप्ट आ जाता है, और लीविस कंसेप्ट आ जाता है कि केमिकल नेचर जो है वो एसिड की क्या होती है। तो लीविस ये कहता है, वैसे तो हमने जनरल कैरेक्टर अभी मैंने बताया कि हर वो चीज जिसका जायका जो है वो कैसा हो, तुरश हो। ठीक है जी, खट्टा जिसको कह रहे हैं आप, ऐसा जायका होगा तो वो एसिड है। लेकिन केमिकल नेचर तो देखनी है हमने कि कौन सी चीज जो है वो एसिड होगी। तो लीविस ये कहता है कि हर वो स्पीशी, केमिकल स्पीशी which have the capability to accept a pair of electron। ठीक है जी, केमिकल स्पीशी which has the capability to accept a pair of electrons। तो इसको क्या बोला जा रहा है जी? इसको बोला जा रहा है जी लीविस एसिड। लीविस के अकॉर्डिंग हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है उसको एसिड बोला जाएगा। और हर वो केमिकल स्पीशी जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखती है वो लीविस बेस होगी।
अब यहाँ पे देखें फिर अमोनिया जो है, अमोनिया जो हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे जी, ये हमारे पास लीवस बेस है, लीवस बेस, जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है जी, वो लीवस एसिड है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है तो ये लीवस एसिड है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेबिलिटी है तो ये लीवस बेस के तौर पे। और यहाँ पे BF3 जो है ये क्या होगा जी, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो ये लीवस एसिड के तौर पे काम करेगा। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से कैसे बॉन्ड बन रहा है जी। यहाँ पे जो है बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बन रहा, बल्कि शेयरिंग तो हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में से कोई एक एटम ही प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है इसको क्या बोला जा रहा है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोला जा रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज मेटालिक बॉन्ड, उसको करने के बाद हम जो है आज का हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो मूव करते हैं जी मेटालिक बॉन्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है जी। अब देखें डिफरेंट एटम्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाते हैं जी, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंट टाइप्स की जो है बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने बोल दिया, आयनिक बॉन्डिंग बोल दिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल दी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर भी तो कोई बॉन्ड पाया जाता है। तो जब मेटल्स की बॉन्डिंग को स्टडी किया गया तो वहाँ पे ना कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई गई, ना आयनिक बॉन्डिंग पाई गई, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई गई। तो वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का जो बॉन्ड है उसके मतलब जो है वो डिस्कशन की गई कि इसमें जो है वो एक अलग किस्म का ही बॉन्ड पाया जा रहा है। चूंकि वो बॉन्ड जो है वो मेटल्स के अंदर पाया जा रहा था, इसलिए उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है जी, मेटालिक बॉन्ड। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड जो मेटल एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है वो क्या है जी, वो मेटालिक बॉन्ड होता है। अब जो मेटालिक बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। किस थ्योरी के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी? इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट विद इन अ मेटल, एक मेटल है उसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं वो मेटल्स के जो एटम्स हैं वो अपने सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फ्री लूज कर देते हैं। मतलब एक मेटल है, ठीक है, इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरह से मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन है जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन इधर वाली साइड पे, इधर वाली साइड पे। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो इसका बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो मेटल्स हैं
ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस एंजिन के मेटल एटम्स के क्या है जी, न्यूक्लियस। स्टूडेंट देखें मेटल्स जो हैं उनके पास एक करैक्टर पाया जाता है, दे आर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इन नेचर, उनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। अब मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर क्यों होते हैं? स्टूडेंट्स अगर देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह क्या है, इनके लार्ज साइज होते हैं, लार्ज साइज। जो मेटल्स हैं दे हैव लार्ज साइजेस, इनके साइजेस जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब साइजेस एटम्स के बड़े होंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो है मोर शील्डिंग इफेक्ट, मोर शील्डिंग इफेक्ट। जब शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की विल बी डिक्रीज, विल बी डिक्रीज्ड। तो उसकी अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई इट मीन्स जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो मेटल्स के जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये कहती है कि जो मेटल्स हैं उनके जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स एटम्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, फ्रीली वो मूव कर रहे होते हैं। और वो जो फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या जनरेट करते हैं, दे जनरेट अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के साथ। तो मेटल्स के जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लूजली बॉन्डेड वो सारे के सारे लूज कर दिए जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। और ये जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है उसको एक जगह पे स्पेसिफाइड जगह पे अरेंज करके रखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करती हैं, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है उनको फिक्स करके रखते हैं। तो इस तरह से मेटल का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। और यही जो फ्रीली मूव्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं की वजह से मेटल्स जो हैं आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब जो मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोला जा रहा है। तो ये फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स जो हैं वो क्या है जी, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और जो आपके मेटल का स्ट्रक्चर है वो किस वजह से मेंटेन रहता है, वो इसी फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली अटैच्ड, ये पूरी मेटल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। और यही जो बॉन्ड है इसको क्या बोला जा रहा है जी, मेटेलिक बॉन्ड बोला जा रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था मेटेलिक बॉन्ड के हवाले से थोड़ा सा। फर्दर इंशाल्लाह जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो यही था। हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी चैप्टर के रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।